चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। अब तुम लोग ये बताओ कि कल वाली क्लास से कोई ऐसा डाउट है जो परेशान कर रहा है, कंपोनेंट डिवीजन या कुछ भी नहीं? अच्छा ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर दो पुली है, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दो पुली के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और आप लोग आज हम आप लोगों को होमवर्क देंगे। काइनेमेटिक्स में वो तीन क्वेश्चन दिया गया था, 6 क्वेश्चन करना था, ठीक है, वो हो गया है। ओके, डाउट है उसमें? ओके, वेरी गुड। अब आज से आज आप मतलब आपको फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम बताएंगे कि कौन कौन सा करना है क्लास के बाद, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और काइनेमेटिक्स के 3 क्वेश्चन उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो मोटा मोटा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है काइनेमेटिक्स, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लॉज ऑफ मोशन रन कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर एक पुली है और इस पुली पर इस साइड में कोई मास है, इसका मान m1 है, और यहाँ पे कोई मास है, ये m2 है। इसको अगर हम ये बोलें, देखो यहाँ पर तुम इजीली जज कर सकते हो कि जो मास हैवी होगा वही मास नीचे जाएगा। यहाँ पर एंगल का तो लफड़ा है नहीं, ठीक है, लेकिन एंगल वाले में, अगर ट्रायंगल वाले में देखे थे हम लोग, तो उसमें तुम कौन सा मास ज़्यादा है उससे डिसाइड नहीं करोगे, कौन सा कंपोनेंट हैवी है उससे डिसाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये देखो m1 m2 में से अगर मान लो हम बोलते थे m2 ज़्यादा है, तो मोशन किधर होगा? क्लॉकवाइज होगा बेटा, क्लॉकवाइज होगा। तो ये मोशन आप क्लॉकवाइज कर दीजिए। हम कंसीडर कर रहे हैं m2 ग्रेटर देन m1। अगर हम ये कंसीडर नहीं करेंगे तो मोशन पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से टेंशन ऊपर, यहाँ से टेंशन ऊपर, यहाँ से टेंशन नीचे, यहाँ से टेंशन नीचे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसका यहाँ पे वेट लगेगा m1g, इसका वेट लगेगा m2g, ठीक है। अब ये पता है कि ये वेट ज़्यादा है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर बहुत एक फेमस सा कॉन्सेप्ट है FBD का, फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत लोग उसको मतलब फैशन में कराते हैं कि चलो FBD बनाओ, FBD बनाओ, FBD बनाओ, ठीक है। FBD का सिर्फ इतना मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को आप सिस्टम से फ्री कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए, और फिर देखिए उस पर कितने सारे फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। और ये वही बच्चा कर सकता है जिसको सारे फोर्सेज दिखने आता हो। अगर रस्सी है तो उसमें टेंशन जरूर लगेगा, अगर सरफेस पे मोशन है तो उसमें फ्रिक्शन जरूर लगेगा, रस्सी सरफेस दोनों है तो टेंशन फ्रिक्शन जरूर लगेगा। बस यही तो पकड़ना होता है। बाय डिफॉल्ट आपके पास वेट ऑलवेज प्रेजेंट होता है, वेट ऑलवेज प्रेजेंट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए स्यूडो फोर्स इतना ही लग सकता है और कुछ नहीं लगेगा। अब मान लो यहाँ पर नीचे जा रहा है ये, अगर ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पर इस वाले मास को ये थोड़ी ना पता है कि मतलब ये सिस्टम क्या है। इसको सिर्फ ये पता है कि भाई हम नीचे जा रहे हैं, इसको ये पता है कि हाँ एक रस्सी हमसे बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक का अगर अलग से FBD बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक मास यहाँ रखो, उसको बोलो m2, नीचे में एक मास वेट दिखाओ, उसको बोलो m2g, ऊपर में टेंशन दिखाओ T, और फिर तुम ये बताओ कि इसमें से बड़ा फोर्स कौन सा है। अब सिर्फ इसके बारे में बात करो। अब तुम ये कैसे जज करोगे ये बड़ा है या ये बड़ा है? बेटा आप बताइए कि ये कैसे जज करेंगे ये बड़ा है या ये बड़ा है? नहीं बेटा आप समझिए, नीचे मोशन हो रहा है, नीचे मोशन हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि सर दोनों बराबर है तो ये ब्लॉक पर दो ही फोर्स ही लग रहे हैं, m2g बड़ा है। अगर दो ही फोर्स लग रहे हैं इस पे और आप कहेंगे दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये कहीं नहीं जा रहा, राइट। अगर ये नीचे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है। उल्टा सोचो इस पे तो टेंशन बड़ा होगा, ठीक है, ऐसे सोचा जाता है। अब बस ये सोच लिए हम लोग। अब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लिखेंगे m2g ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, मतलब ये बड़ा है तो कितना बड़ा है घटाना पड़ेगा ना, घटा देंगे तो उससे हमको एक नया फोर्स मिलेगा। वो जो नया फोर्स होगा, वेरी गुड, वो जो नया फोर्स होगा उसी फोर्स से ब्लॉक नीचे आ रहा है। सुनो, ब्लॉक इस फोर्स से नीचे नहीं आ रहा है, राइट, इसके डिफरेंस से नीचे आ रहा है। इसको तुम ऐसे समझो, अगर कोई ब्लॉक है, यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का, यहाँ पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक नीचे जाएगा। लेकिन कितने फोर्स से जाएगा? 2 न्यूटन। तो यहाँ पर तो घटा नहीं सकते ना, क्योंकि लेटर्स लिखे हुए इंग्लिश के, तो यहाँ कैसे घटेगा? तो इसको हम ऐसे घटा के दिखा देंगे, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर कुछ भी आएगा, वो एक फोर्स होगा। वो फोर्स किस पर लग रहा है? इस पर लग रहा है। तो इस पर अगर फोर्स लग रहा है तो ये एक्सेलरेट करेगा।
तो हम कह देते हैं कि ये सिस्टम नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। अगर ये ए नीचे जाएगा तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, m2a, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स निकलता है। देखो मेरी बात को समझो, एक ब्लॉक पर चाहे कितने सारे भी फोर्स लगे हों, कितने सारे भी फोर्स लगे हों, उन सारे फोर्सेस के लगने के बावजूद भी अगर मोशन है किसी न किसी दिशा में, इसका मतलब सारे फोर्स मिल करके एक दूसरे को काट दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के कोई ना कोई रिजल्टेंट मिल रहा है, तो उस रिजल्टेंट से एक एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है। वो एक्सेलरेशन को अगर मास से गुणा कर देंगे तो वह रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। तो ठीक ऐसे ही हम यहाँ पर ये जो यहाँ पे फाइनल फोर्स बन रहा है नीचे की तरफ, उसको हम अगर F दिखा दें तो ये फाइनल फोर्स की वैल्यू m2 इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे m2 इंटू एक्सेलरेशन, कोई डाउट नहीं है। अब इसका देखो m1 का, m1 में T ऊपर है, T भारी पड़ रहा है इसलिए तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। इस ब्लॉक को ये नहीं पता, इस ब्लॉक को ये नहीं पता कि इसका मोशन इसकी वजह से हो रहा है। इस ब्लॉक को बस ये पता है कि मेरे साथ एक टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स हमको ऊपर खींच रहा है इसीलिए ऊपर जा रहा है। इस ब्लॉक को ये पता है कि मेरा वेट हमको नीचे खींच रहा है, लेकिन एक रस्सी ऊपर है जिसमें टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वेरी गुड, आप समझ रहे हैं बेटा, ठीक है। T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। अब देखो एक यहां पर a है और एक a उस वाले इक्वेशन में है, एक यहां पर T है और एक T उस वाले इक्वेशन में है। सबसे आसान तरीका क्या है एक्सेलरेशन निकालने का दोनों इक्वेशन से? सबसे आसान तरीका है दोनों को जोड़ दो, T और माइनस टी कट जाएगा, ठीक है बेटा। देखो दोनों को जोड़ो, T और माइनस टी कट जाएगा, तो जोड़ के लिखते हैं, ये टर्म और T टर्म कट जाएगा। एक बार हम यहाँ पर उसको लिख देते ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो। m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a है, हम बोल रहे हैं इस इक्वेशन इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये T और T कट जाएगा, m2g यहाँ पे बचेगा और माइनस m1g बचेगा, इज इक्वल टू, जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे m1 प्लस m2a बचेगा, a को नीचे करो तो g कॉमन ले लो, तो m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 इज इक्वल, और यहाँ पे तुम्हारा a कॉमन लिया गया है, सॉरी g कॉमन लिया गया है, ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ पर माइनस साइन है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ एक्सेलरेट करेगा तो उसमें फोर्स का डिफरेंस होगा, तभी वो चल पाएगा। यहाँ पे ये भारी था, तो ये कितना भारी था, वही तो है m2 माइनस m1 का g। तो ये ट्रिक है इस एक्सेलरेशन का याद रखने का। अभी इसको जब तुम इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करोगे तो टेंशन निकल जाएगा, वो जो टेंशन निकलेगा ना, उसका जो डिनोमिनेटर होगा, मतलब जो हर होता है डिनोमिनेटर, वो भी ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही, लेकिन उसका जो टॉप होता है वो ऐसा नहीं दिखता, ठीक है। देखते हैं वो कैसा दिखता है। तो अब देखो यूनिट वाइज चेक करो, मास में से मास घटाओगे तो मास आएगा, मास में मास जोड़ोगे तो मास आएगा, मास कट गया तो एक्सेलरेशन बचा, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर तुम टेंशन निकालोगे तो टेंशन का यूनिट कैसा होता है, फोर्स इंटू फोर्स का मतलब यूनिट कैसा होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो उसमें एक मास बचना चाहिए और एक जी का टर्म बचना चाहिए, ठीक है। तो उसका ट्रिक ये है, जब तुम टी निकालोगे तो आंसर ये आएगा m1 m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, जब करोगे तो ऐसा आंसर आएगा, और ये आएगा तुम्हारा टी का वैल्यू, ठीक है। इस जरा आंसर में वेरीफाई करो तो मास और मास जोड़ोगे तो मास आएगा, तो एक मास के यूनिट से एक मास का यूनिट कट जाएगा, तो मास इंटू जी बच जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। तुम लोग एक काम करो, ए की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, इस वाले इक्वेशन में पुट करो या फिर इसमें पुट करो और टी का मान निकालो, ठीक है। 3 से टी का मान निकालो, कुछ ऐसा मिलना चाहिए, करो जल्दी। देखो इस फॉर्मूले में हम ये 2 जानबूझ के छोड़ दिए हैं, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि किसी बच्चे का एग्जैक्ट यहाँ तक आता है कि नहीं, और अगर उसका यहाँ तक नहीं आता है तो उसके मन में डाउट आएगा कि उसका सॉल्यूशन गलत है। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 आएगा, और इसका ट्रिक भी ये है कि अगर आपको टेंशन निकालना है तो यहाँ पे T फॉर टेंशन, T फॉर 2 मतलब m1 m2 दोनों मासेस आ जाएंगे। अब इसको हम दिखाते हैं कि ये आंसर कैसे आएगा। कुछ बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, हम लोग एक काम करते हैं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, इस इक्वेशन को लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस इक्वेशन को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a है, तो इस टर्म को उधर कर देंगे,
तो टी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो टी की वैल्यू जो हम लिखने वाले हैं अब वो आने वाला है m1a और m1g। तो m1 के बाद जो a आएगा उस a की वैल्यू हम ये डाल देते हैं g m2 माइनस m1 m2 प्लस m1। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं g m2 माइनस m1 ये एक ब्रैकेट में और डिवाइड बाई m2 प्लस m1। कुछ बच्चे मिस्टेक करेंगे, वो m1 से m1 काट देंगे, लेकिन वो नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ये एक अलग क्वांटिटी है, अगर ये गुणा में होता तो ये एक क्वांटिटी होती तो वो कट जाता, ये अलग अलग क्वांटिटी से नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये टर्म हो गया, ये वाला टर्म m1a, अभी m1g को उधर ले जाना बाकी है, तो फिर लिख दो m1g। अब देखो इस सॉल्यूशन में इस पूरे टर्म को, ये एक अलग टर्म हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये अलग टर्म हो गया इस माइनस की वजह से, तो तुमको अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम एक काम कर सकते हो, m1 को यहाँ से कॉमन ले सकते हो। अभी इसको एलसीएम लेने से पहले m1 को यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेकर के अलग कर दो, ठीक है। तो चलो हम m1 को कॉमन कर देते हैं और जो करेंगे अंतर करेंगे। अब क्या करेंगे, ये चीज, हाँ जी भी ले सकते हैं, वेरी गुड, जी भी कॉमन ले लो। अब बचा m2 माइनस m1 यहाँ पे, तो लिखो m2 माइनस m1। अब ये m1 जो बचा है इसका इसके साथ एलसीएम करना होगा, लेकिन यहाँ से m1 निकल चुका है और g निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा है, एक बचा है, 1 बचा है। तो अब m2 प्लस m1 को 1 में गुणा करो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस m2 प्लस m1। हाँ बेटा, यहाँ पे हम लोग जब m1g को उधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, वेरी गुड, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको तुम डिवाइड कर दो, नीचे में m2 प्लस m1 एज इट इज लिख दो, m2 प्लस m1 एज इट इज लिख दो। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को तुम देखो, m2 माइनस m1 m2 प्लस m1, ये कट जाएगा। अब देखो m2 और m2 आपस में जुड़ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 2m2, तो ये आ गया 2m2 और m1 यहाँ पे है, तो 2m2 और m1 आपस में मल्टीप्लाई तो है ना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई पूरा, तो वो आ जाएगा 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2, ठीक है। देखो हम बोले थे डिनोमिनेटर सेम आएगा, सेम आ रहा है, और देखो g दोनों में आता है, उसमें भी आता है, इसमें भी आता है, उसमें 2m1 m2g आता है। तो टेंशन का फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस टर्म में याद रखेंगे हम लोग। और तुमको पता है तुम ये फॉर्मूला निकाल सकते हो ट्रायंगल वाले फॉर्म, उसमें अल्फा को भी खत्म कर दो, बीटा को भी खत्म कर दो, तब भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा, वो जो बड़ा ट्रायंगल करवाए थे हम। चलो अब हम लोग इसको एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। ये m और m2 की वैल्यू, सॉरी t और a की वैल्यू पूछी जाती है। आप लोगों को हम जो क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करना होगा, और डाउट आएगा तो आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद डाउट आएगा तो पूछेंगे, ठीक है। अब देखो हम ये क्वेश्चन कराते हैं। मान लो कि यहां पर हमारे पास एक बॉक्स है, यहां पर हम लगा दिए हैं कोई पुली, ये बॉक्स इस पुली से बंधा हुआ है, इसको हम चलो यहां कंप्लीट कर रहे हैं, और यहां पे हम लगा दिए हैं एक मास। अगर इसमें हम इसको m1 बोले, इसको m2 बोले, ऐसे m1 इसको हम बोले m2, और बोले कि चलो ये इधर मोशन कर रहा है, और हम ये भी बोल दें कि इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो अगर ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो ठीक है इसमें फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्योंकि मोशन हो रहा है, तो जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला बनेगा उसको म्यू के इंटू एन से निकालेंगे, राइट। चलो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को लिख के दिखाओ। और ये चीज समझना, ये दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, तो जितना ये नीचे आएगा उतनी रस्सी खिंचाएगी, नीचे आएगी उतनी रस्सी ये देगा, तो ये उतना ही आगे बढ़ेगा। मतलब एवरी सेकेंड में जो दूरी ट्रैवल की जाएगी दोनों मास के जरिए बराबर होगी, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा। तो एक ही रस्सी से बंधे हैं तो एक्सेलरेशन बराबर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, एक्सेलरेशन अगर ए दिखाओगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए दिखाना पड़ेगा। अब तुम लोग क्या करो, इस ब्लॉक के लिए अलग इक्वेशन बनाओ, इस ब्लॉक के लिए अलग इक्वेशन बनाओ, ट्राई करो। मतलब दोनों इक्वेशन में टी और ए आना चाहिए, टी और ए का अलग इक्वेशन बनाओ, टेंशन का एक्सेलरेशन का। काम तुम लोग का ये है कि m1 के लिए अलग इक्वेशन बनाओ, उसमें भी टी और ए आएगा, और m2 के लिए अलग इक्वेशन बनाओ, उसमें भी टी और ए आएगा। फिर हमारा जॉब है उन दोनों को सॉल्व करके टी और ए का मान निकालना।
तो पहले बस इक्वेशन बनाओ। चलो अब हम बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन बनाने में आप लोग थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। वैसे तुम्हारा इक्वेशन सही बना है, बस उसमें एफ की वैल्यू में तुम दिक्कत कर रही हो। करने देखो कैसे है कि ये तो पता है कि चलो ठीक है ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो इसका देख लेते हैं। इधर में टेंशन है, इसको खींच रहा है, तो टेंशन साफ साफ एक हैवी फोर्स हो गया जो ले जा रहा है सपोर्ट। तो जब ये इधर जा रहा है तो इधर में कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन के लिए कैसे निकालेंगे? म्यू के इंटू एन से। अब ये एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ये कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। तो ये किसको बैलेंस करता है? वेट को बैलेंस करता है। तो ये क्या होगा? m1g होगा। सिंपल। अगर यही इंक्लाइंड होता तो फिर वो उसके कंपोनेंट को बैलेंस करता। चलो ठीक है, हमारे पास इस ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उस दिशा में? एक टेंशन लग रहा है बस, और इधर फ्रिक्शन लग रहा है बस, और कोई नहीं है। स्यूडो फोर्स है क्या यहाँ पे? स्यूडो फोर्स ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो तीन ही एक्स्ट्रा फोर्स आपको जज करने होते हैं। वेट तो हमेशा रहता है, टेंशन जज करना होता है, फ्रिक्शन और स्यूडो फोर्स, ये तीन चीज़ जज करना होता है। अगर ये चीज़ आपको दिख रहा है तो काम सही है। अब क्या करो कि नॉर्मल रिएक्शन जो निकालने में बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे वो गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर इक्वल एंड अपोजिट है। हम समझाए भी थे, अगर फ्लैट होगा तो वो डायरेक्ट वेट के बराबर हो जाता है, और इंक्लाइंड होगा तो वो डब्ल्यू साइन थीटा या डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर होगा। वो थीटा पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बनाओ इसको, तो टी ज़्यादा है तभी तो इधर जा रहा है, तो टी को इससे घटाएंगे, टी को एफ से घटाएंगे, तो जब भी तुम टी को एफ से घटाओगे तो एक नया फोर्स बनेगा। वो नया फोर्स क्या है? वही तो इसको एक्सेलरेशन दे रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m1a1 को, m1a को, पहला इक्वेशन बन गया। अब इस f को रिप्लेस करना किससे? म्यू के इंटू एन से। n को रिप्लेस करना किससे? w1 से। w1 को रिप्लेस करना m1g से। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग? इस पे आ जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है? ये नीचे जा रहा है, तो इसका वेट जो है w2 वो है m2g, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन। अब ये वेट ज़्यादा है तभी तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि w2 माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a करेंगे। m2a क्यों करेंगे? ठीक है बेटा, आप बताइए m2a नीचे क्यों, m2a क्यों लगाएंगे? ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, और ए एक्सेलरेशन को इसलिए मिल रहा है, इस फोर्स के कितना ज़्यादा है, ये फोर्स इससे कितना ज़्यादा है, तो फाइनल फोर्स पता चल गया, घटा दिए तो वही फोर्स तो उसको खींच रहा है नीचे। वो फोर्स कैसे निकालेंगे? m2a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए यहाँ पे लिख दिया m2a। चलो ये काम हो गया। अब देखो कि इस इक्वेशन में भी t है यहाँ पे, और इसमें भी a है दोनों में, तो t और a निकल जाएगा सॉल्व कर देंगे तो। अब जरा रिप्लेसमेंट को समझो, कैसे रिप्लेस करना है वैल्यू को। ये w2 को इससे रिप्लेस कर देना m2g से। अब यहाँ पे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, ठीक है, बॉडी टच में नहीं है, सरफेस के फ्रिक्शन नहीं है। चलो काम हो गया अपना ये, इससे हमारा टी और ए निकल जाएगा। अब आप लोग टी और ए निकाल के आपस में मैच कराएंगे कि टी और ए कितना आया। हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। और जो ये बोल रहे हैं ना, ये काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिए आप लोग ने, दिक्कत हो जाएगी फिर। और जब आप लोग इस वीडियो को वापस से देखेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे ना, तो उस टाइम में वो टी और ए की वैल्यू फिर से निकालिएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो गया था। ठीक है, टी और ए फिर से निकालेंगे। चलो अब एक और क्वेश्चन और लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ये कोई मास है, ये दूसरी रस्सी है, ये दूसरी रस्सी है, रस्सियाँ बराबर नहीं है। मान लो कि ये यहाँ से 60 का कोण बना रहा है, और ये यहाँ से 45 का कोण बना रहा है, एंगल 60 डिग्री और 45 डिग्री। इस रस्सी में टेंशन T1 है, इस रस्सी में टेंशन T2 है। इसका जो मास है वो मान लो 200 kg का है। अब इसमें g की वैल्यू तुम 10 यूज़ करो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बताओ कि T1 T2 की वैल्यू कितनी आएगी। ये कैसे सोचेंगे? सोचो इस पर, पहले तुम लोग सोचो फिर हम बताएंगे। इसको तुम लोगों को मानना है कि मास रुका हुआ है, मास चल नहीं रहा है, ये पूरा का पूरा पोजीशन सेट है एकदम। बताना है अब कैसे सॉल्व होगा ये। चलो ठीक है, हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो करना कैसे है इसको।
आप लोगों को ये पता है कि ये ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, ये रुका हुआ है। रुका हुआ है इसका मतलब कि सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर चुके हैं, और बैलेंस वही फोर्स एक दूसरे को करेंगे जो अपोजिट होंगे। 90 डिग्री वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में, वो क्वेश्चन हम पूछते हैं अभी। देखो यहाँ पर तुमको ये समझना है कि इस T2 के दो कंपोनेंट होंगे। हमेशा ध्यान रखो जब भी इंक्लाइन फोर्सेस दिखे किसी भी क्वेश्चन में, तो एक ही रामबाण इलाज है उसका कंपोनेंट निकाल दो। कंपोनेंट निकाल दी, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है, तुरंत सॉल्व हो जाता है। इसका कंपोनेंट निकालो। अब ये इंक्लाइंड है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। ये कंपोनेंट कितना होगा बेटा, आप बताइए बेटा। यू थोड़ी आएगा, T2 है यहाँ पे, कॉस नहीं आएगा बेटा, कॉस आएगा इस साइड, क्योंकि थीटा इस बार इस साइड है। थीटा जिस साइड होगा उस साइड कॉस आएगा। अगर मान लीजिए 60 यहाँ होता तो यहाँ पे आ जाता T2 कॉस। आप समझ गए मेरी बात, या अभी कोई डाउट आ रहा है? नहीं, नीचे तब कॉस होगा जब थीटा नीचे होगा। प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे थीटा होता है, इसलिए ये कॉस होता है। अगर मान लीजिए आपको हम ये एंगल ना दें, ये एंगल दे दें, तो कॉस ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब थीटा देखिए, अगर ये यहाँ 60 है तो ये वाला हो जाएगा T2 cos 60 और ये हो जाएगा T2 sin 60। अब जरा इसको देखिए, T1 है, तो आप बताइए इसके कंपोनेंट ये वाला कौन सा होगा? वेरी गुड, ये हो जाएगा T1 sin 45 और ऊपर वाला कितना होगा? T1 वेरी गुड cos 45। अब आप ये देखिए कि इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम लोग समझें तो T1 जो है, T1 cos 45 और T2 cos 60, ये दोनों फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं। ये पॉइंट ना नीचे जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है। तो अब ये क्वेश्चन हम आपको कंपोनेंट डिवीजन करके इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमको। T1 sin 45, T2 sin 60 आपस में बराबर है, इसीलिए ये पॉइंट इधर या इधर नहीं जा रहा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया। अब sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो T1/√2। अब 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया √3 T2/2। ओके, चलो एक इक्वेशन मिल गया हमारा, इसको यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल वाले वेटेज हैं T1 cos 45, T2 cos 60, ये दोनों फोर्स ऊपर लग रहे हैं, ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, ऊपर लग रहे हैं, ये ऊपर लग रहे हैं और ये मास नीचे में अपना वेट लगा रहा है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस अच्छा कर चुके होते हैं वो सीधे ये लिखेंगे कि T1 cos, बेटा कैमरे में आ रहा है, ये T1 cos 45 की वैल्यू √2 और T2 cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये दोनों ऊपर लग रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे T2/2। अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इसको जोड़ के डायरेक्टली वेट के बराबर कर देते हैं, मतलब 200 यहाँ पे गुणा कर दो 10 से तो 2000। लेकिन कुछ बच्चे जो नया प्रैक्टिस करते हैं जैसे आप लोग, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे ऐसा हो जाता है बाय डिफॉल्ट, वो क्या करते हैं यहाँ पे T3 मान लेते हैं और यहाँ पे M1G मान लेते हैं। अब वो एक नया इक्वेशन बनाते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा क्योंकि मोशन नहीं है। तो यहाँ पर वो लिखेंगे T3 = M1G। इस इक्वेशन का वो लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्यों, वो यहाँ पर भी T3 मान लेंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट जब वो वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करेंगे तो वो T1 cos और T2 cos को यहाँ लिख करके यहाँ पर सीधे ये नहीं लिखेंगे, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे T3 लिख देंगे और बाद में वो ये बोलेंगे कि T3 M1G के बराबर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू वो फिर यहाँ रखेंगे, जो नए बच्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमको साफ साफ पता है कि वर्टिकल में यही दोनों फोर्स ऊपर लग रहा है और फाइनली यही फोर्स नीचे लग रहा है, तो लिख देंगे। चलो कोई भी तरीका होगा कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से इक्वेशन मिल गया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा T1/√2 T2/2। ये इक्वेशन = 2000, ये करेक्ट है 2000, ठीक है। हम काटे थे किसी और पर्पज से, इक्वेशन एक बन गया, एक यहाँ बन गया T1/√2, इसको सॉल्व कर देंगे। ये 8th क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी दिक्कत आएगी तो आप लोग हमसे पर्सनली बताइए कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उसको हम बताएंगे सॉल्व कैसे होता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं।
वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा, हालांकि अभी वो राइट टाइम नहीं है पूछने का, लेकिन सच बताएं तो आप लोग के पास टाइम ही नहीं है, तो सब जो पूछना है पूछते हैं और इस बार आईआईटी निकालते हैं। देखो कैसे करना है। अगला क्वेश्चन जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसको पूछते हैं। आप जरा ये सोचिए कि यहां पर कोई बिजली का पोल है, इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, और इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। सेम पोल एक और है, मान लीजिए यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, एक पुली लगी हुई है। इस पुली से एक तार, एक्चुअली क्या था कि एक तार यहाँ पे सीधे लगा हुआ था, किसी पर्पस से यहाँ पर कोई वेट लटका दिए, तो ये तार अब यहाँ पे ऐसे ना हो करके ऐसे हो गया और वेट यहाँ नीचे लटका हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि इस पुली, ये जो रस्सी है, इस पर कितना फोर्स इधर हॉरिजॉन्टली F लगाएं या इधर F लगाएं कि ये ब्लॉक ऊपर चला जाए और रस्सी सीधे हो जाए। ठीक है, अगर हम इसका मान देते हैं, मान लो 10 न्यूटन का वेट है, इसका वेट हम डायरेक्ट दे दिए, और ये एंगल इस समय मान लो 45 पर है, तो अब हमको ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ज्ञात करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमको खींचना है रस्सी को कि ताकि रस्सी पूरी सीधी हो जाए, जैसे थी वैसे हो जाए। आप लोग सोचिए कि कैसे करेंगे, सोचिए। चलो हम बताते हैं। देखो करना ये है, कुछ बच्चे इस सवाल को इसके जैसा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन बात को सुनो। तुम जब फोर्स लगाओगे ना इधर की तरफ, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, राइट। इस केस में वो सीन नहीं है, इस केस में ब्लॉक रुका हुआ है, और इस केस में तुम्हारा काम था इस रस्सी और इस रस्सी में टेंशन निकालना। अगर हम ये बोलें कि चलो ब्लॉक रुका हुआ है और इसमें टेंशन निकालो, तो तुम टेंशन इसकी तरह से निकाल दोगे, इस वाले की तरह, सेम ही हो गया क्वेश्चन, निकाल दोगे। लेकिन हम लोग को टेंशन ही निकालना है, हम लोग को ये फोर्स यहाँ पे खींचना है ताकि ये ऊपर आ जाए। ठीक है, अब देखो तुम इसको हॉरिजॉन्टली ऊपर खींच सकते हो, तो ये कभी भी इनफाइनाइट फोर्स लगा दो ये सीधा नहीं होगा। क्यों? उसका एक ही लॉजिक है, नीचे जो वेट लग रहा है वो एक फोर्स है, न्यूटन में है, और इधर जो तुम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो, तो हम बताए थे शुरू में, परपेंडिकुलर फोर्सेस एक दूसरे को कभी बैलेंस नहीं कर सकते, कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोल दें कि हम इसको इधर खींच रहे हैं, तब हो जाएगा, क्योंकि अभी परपेंडिकुलर नहीं है। या फिर हम बोल दें कि हम इसको इधर खींच रहे हैं, तब भी हो जाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो नीचे वाला कंपोनेंट बैलेंस कर देगा, हो जाएगा मतलब। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं। अगर वो चीज़ आपको पता होती तो आपको इस क्वेश्चन में कंपोनेंट का लफड़ा नहीं करना पड़ता। उसको आप लोग नोट बॉक्स में नोट करेंगे, नाम है लामीज थ्योरम। ये आप लोग सुने हैं लामीज थ्योरम, LAMI, लामी अपोस्ट्रोफी एस, लामीज थ्योरम। वो क्या होता है? देखो, लामीज थ्योरम में एक्चुअली एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लगे होते हैं, और वो तीनों बाहर की तरफ लगे होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, ठीक है। अब इनके नाम लिख देते हैं F1, F2, F3। F1 के अपोजिट में जो 2 फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल अल्फा लिख दो, F2 के अपोजिट जो 2 फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल बीटा लिख दो, और F3 के लिए एंगल गामा लिख दो। अब लामीज थ्योरम ये कहता है कि अगर ये पॉइंट कहीं जा नहीं रहा है, अगर ये स्टेशनरी है, मतलब सारे फोर्सेस अगर बैलेंस हैं, तो लामीज थ्योरम से ये प्रूव हो जाता है कि एक रिलेशन आएगा, वो ऐसा दिखेगा, F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा, ऐसा दिखेगा। अब ये जो लामीज थ्योरम है, अगर आप इसको यहाँ लगाएंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, T1 T2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा? अगर ये T1 है तो आपको ये पूरा एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकल जाएगा वो एंगल। हम बता रहे हैं कैसे। फिलहाल देखो, ये 45 60 था, उसको याद रखो, हम ड्रॉ करके दिखाते हैं डायरेक्ट निकल जाएगा कैसे, बहुत आराम से निकल जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे क्या? ट्राई कीजिए, तो हम एक डायग्राम को बना देते हैं फिर से।
ये वाला 45 था और ये वाला 60 था, और ये था आपका 2000 न्यूटन, और ये था आपका T1, ये था आपका T2। ट्राई कीजिए बेटा, लामिस थ्योरम लगाइए इसमें, सोचिए एंगल कैसे निकालेंगे और फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे। चलो सबसे पहले एक ट्रिक बताते हैं जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि साइन 120 ये सब वैल्यू फटाफट कैसे निकालते हैं। वो ट्रिक है ग्राफ से निकालना, बहुत तेज़ी से निकलेगा आंसर। देखो पहले ग्राफ समझ लो, साइन का ग्राफ देखो ऐसा दिखता है, और इसको नीचे भी ले जाओ, ऐसा दिखता है। अब अगर साइन में ऐसा ग्राफ बनाओगे तो तुमको ना शुरू से 90 तक का याद रहना चाहिए आंसर। अगर 90 तक का आंसर याद है तो तुम लोग साइन की वैल्यू बाकी निकाल लोगे, लेकिन 90 तक का आंसर में उसमें भी दिक्कत होने लगती है बच्चों को, 90 तक का आंसर याद नहीं रहता है तो फिर दिक्कत होगी। 90 तक का याद रहना ही चाहिए। चलो हम मान लेते हैं कि 90 पर हमारा आंसर 1 है, ठीक है। अब देखो अगर 30 यहाँ है 30 डिग्री, तो ये कितना गैप है, 60 का गैप है। तो अगर 90 में 60 जोड़ दें तो इस साइड चले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पर जो हाइट आएगी सेम हाइट यहाँ पर है, तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही साइन 90 प्लस ये वाली वैल्यू होगी, 90 प्लस 60 वाली वैल्यू होगी। समझ गए, यही ट्रिक है इसका। अगर मान लो आप तुमसे बोलें कि साइन 120 का वैल्यू बताओ, तो तुम ये देखो कि 120 90 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो 90 से कितना आगे गए हो, 30 आगे गए हो, तो 90 के पहले कितना जाओगे, 30, तो 90 के पहले 30 मतलब कितने पे रुकोगे, 60 पे रुकोगे, तो मतलब वो वैल्यू 960 की होगी, साइन 60 की होगी, राइट। मतलब 60 यहाँ पे है तो यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है, तो ये गैप अगर 30 का है तो 30 इसको दे दो, तो सेम हाइट पे जाओगे तो ये वैल्यू मिलेगी साइन 60 वाली, √3/2। बेटा आप समझ रहे हैं, वेरी गुड, कोई दिक्कत हुई बताना। इसी तरीके से कॉस का भी समझ सकते हो। अब ये चीज़ इसको याद रहेगा, वो नहीं भूलेगा। अब सेम चीज़ तुम यहाँ अप्लाई कर सकते हो नेगेटिव वाले में, मतलब अगर तुम्हारा 180 से भी ज़्यादा हो, तेजी से बना लोगे इसको, 180 से भी ज़्यादा हो मतलब क्या है, अगर मान लो कि हम तुमको ये वैल्यू पूछते हैं तो ये वैल्यू होती है 270 की, ठीक। अब तुमको ये पता है कि 270 पर तुम्हारा आंसर आएगा -1, और तुमको ये भी पता है कि ये 80 है, सॉरी 180 है, 180 पे आंसर आता है 0। अब 180 से अगर 30 आगे जाओगे तो थोड़ा ही आगे गए तो तुमको वो वाला आंसर मिलेगा जो साइन 30 पर मिल रहा था, लेकिन उल्टा मिलेगा, माइनस में, मतलब -1/2 मिलेगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा आगे गए, इतना आगे गए, यहाँ पे गए, मतलब यहाँ 60 डिग्री आगे गए, यहाँ 60 आगे गए, तो मतलब तुम 60 पर जो वैल्यू मिल रही थी वो वाली वैल्यू यहाँ मिलेगी, लेकिन नेगेटिव में मिलेगी। तो वैसे वैसे तुम समझ लोगे, हाइट के हिसाब से तुम समझ लोगे, ठीक है। तुम्हारा दिमाग काम कर जाएगा, आ जाएगा। इसको लगाएंगे लामी से, कैसे लगाएंगे, देखो हम लोगों को ना ये पूरा एंगल चाहिए, तो उस पूरे एंगल में तुम्हारा ये एंगल भी आएगा, तो ये तो 90 है और ये कितना है 30, क्योंकि ये 60 है ना, राइट बेटा। तो ये 90 और 30 हो जाएगा 120, तो ये पूरा एंगल निकल गया 120। ठीक वैसे ही अगर ये देखो तो ये तो पहले से पता है कितना है, ठीक है, 105 है। अब यहाँ पे तुम चले जाओ इस वाले के पास, तो इसमें ये वाला एंगल कितना है 45, क्यों, ये 45 था, ये कितना है 90, तो 90 और 45 यहाँ ऐड कर दोगे 135, तो ये पूरा आंसर कितना आया 135, ये पूरा आंसर 120, ये पूरा आंसर। अब तुम लगा दो, लगाओ इसमें लगाओ T1, तो T1 को डिवाइड करोगे इससे 120 से, साइन 120, फिर तुम लगाओ T2, मतलब ये वाला, T2 को तुम किससे डिवाइड करोगे, इस वाले से, साइन 135 डिवाइड बाई साइन 135। अब फिर तुम इस 2000 को डिवाइड करो, तो 2000 को तुम डिवाइड करोगे किससे बेटा, इससे 105 से, तो इसको तुम 105 से डिवाइड कर दो साइन के साथ, ठीक। हाँ, अब वैल्यूज निकालने में दिक्कत होंगी तो उसके लिए वो ट्रिक है। अब तुम क्या करोगे, देखो ये पूरा का पूरा नोन डेटा है, 2000 पता ही है, साइन 105 पता ही है। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा T1 निकल जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, T2 निकल जाएगा। हो गया काम, ऐसे करेंगे। ये था लामीज़ थ्योरम। अब हम लोग चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वो है सर्कुलर मोशन का बहुत ब्रांडेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन खत्म हो गया तो आप लोगों का मोशन खत्म हो गया, फिर हम लोग आ सकते हैं, मतलब मोशन मतलब काइनेमेटिक्स भी खत्म, लॉज ऑफ मोशन भी खत्म, फिर हम लोग शुरू कर देंगे वर्क, पावर, एनर्जी। दो ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बचेंगे,
वर्क पावर एनर्जी और रोटेशनल। उसके बाद दिन भर बैठ के लगाते रहेंगे किताब लगाते रहेंगे, डाउट पूछते रहेंगे, किताब लगाते रहेंगे, डाउट पूछते रहेंगे। मेन टारगेट सिर्फ यही है, मैकेनिक्स स्ट्रांग करो। मैकेनिक्स स्ट्रांग हो गया, पूरी फिजिक्स आसान हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं।